नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। श्रावस्ती के सभी थानों पर किया गया है थाना दिवस का आयोजन। गिलोला के डीएम नेहा प्रकाश की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते युवती ने लगाई है फांसी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। उन्नाव में हाईटेंशन लाइन की तारों में हुए स्पार्क से लगी है आग। 10 बीघे गेहूं जलकर खाक हुई। बरेली पुलिस ने 25 जनवरी को हुई लूट और हत्या जैसे जघन्य कांड का किया खुलासा। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बिजनौर में भीषण सड़क दुर्घटना में हुई एक की मौत, दर्जनों घायल। सहारनपुर में लड़की लेकर फरार हुए युवक को लड़की के परिजनों ने बीच सड़क पर पीटा। परिजनों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रतापगढ़ में 2 रुपयों के लिए सफाई कर्मी को दबंगों ने जमकर पीटा। पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। कानपुर देहात पुलिस ने 30 घंटे में बच्चा चोर महिला को किया गिरफ्तार। नवजात सकुशल बरामद। संत कबीर नगर में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी थी आग। आग से 500 बीघा गेहूं जलकर खाक। कानपुर में टॉप 10 अपराधी का फोटो वायरल। कमर में तमंचा लगाकर फोटो हुआ वायरल। एटा में युवक को कान में एयरफोन लगाना पड़ा महंगा। फोन पर बात करते हुए ट्रेन के नीचे फंसा युवक। ट्रेन के चालक की सूझबूझ से बची जान। बलिया में असला और चाकू के बल पर युवक से हुई लूट। घटना के एक दिन बाद पुलिस ने की एफआईआर। आगरा में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर छापेमारी कार्रवाई में थाना न्यू आगरा और कमला नगर पुलिस आईपीएल के नाम पर बुकी चलाने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरैया में संयुक्त टीम ने रंगदारी मांगने वाले 4 शातिरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 3 तमंचा और कारतूस बरामद किए। बिजनौर के कालागढ़ राम गंगा बांध के गेट में फंसी मादा बाघ। मौके पर पहुंचे कालागढ़ रेंज के अधिकारी, रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी और राशन डीलर की मिलीभगत से कालाबाजारी का मामला आया सामने। आरटीआई के जरिए हुआ खुलासा। पीलीभीत में चला जा रहा अभियान। मादक पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए चलाया गया अभियान। झांसी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिवक्ता चैंबर्स का किया लोकार्पण। झांसी बार एसोसिएशन ने बनाया चैंबर्स। मथुरा के छाता क्षेत्र के लाल ने किया है मथुरा का नाम रोशन। सुनील कुमार भारद्वाज ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के डीएसपी पद पर नियुक्त हुए। आगरा में लाचार मां और उसके अपने ही कारोबारी बेटों ने निकाला है घर से बाहर। लाचार मां वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना सांसदों और विधायकों के साथ लखनऊ पहुंचे हैं और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने अयोध्या यात्रा के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। अयोध्या हमारे लिए बहुत ही श्रद्धा का विषय है। राम भक्तों ने यहां का माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। यह भगवा माहौल नजर आ रहा है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे मंत्री जी यहाँ पर है, कुमार जी, उनके सभी सहयोगी, योगी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छी व्यवस्था उन्होंने अयोध्या यात्रा के लिए की हुई है। पहले तो मैं प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और अयोध्या नगरी जो है, अयोध्या हमारे लिए बहुत ही श्रद्धा का विषय है, भावना का विषय है, भक्ति का विषय है, हमारे लिए अस्मिता का विषय है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ आने के बाद काफ़ी बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है।
समाधान हो रहा है। और जो माहौल यहाँ पर कल परसों 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, ये अमाप उत्साह है। एक पूरी तरह राम भक्तों ने यहाँ के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। एक भगवा माहौल, एक हिंदुत्व का माहौल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं तमाम राम भक्तों को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और उनके सभी मंत्री जी, यहाँ मंत्री जी भी स्वतंत्र कुमार जी है, और इनको पूरे सभी राम भक्तों को और हमारे शिवसेना के। और वहीं यूपी विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने विपक्षों के सदन को बाधित करने को लेकर बयान दिया है। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि सदन को जो बाधित करते हैं वो अपना नुकसान करते हैं। अखबार में छपने के लिए कार्रवाई को बाधित ये किया जाता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उन्हीं का जो विषय उठाते हैं सदन में वो खुद ही नहीं उठा पाते। और सदन की कार्रवाई को जो बाधित करते हैं वो अपना नुकसान करते हैं। उनको खाली अखबार में छपने के लिए वो कार्रवाई को बाधित कर देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्हीं का जो वो विषयों को उठाते सदन में, उनको वो खुद नहीं उठा पा रहे हैं, वो समय सदन का खराब कर रहे हैं। और वहीं झांसी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने झांसी बार एसोसिएशन के अधिवक्ता चैंबर्स बनाए गए हैं और उनका लोकार्पण उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया है। धरातल पर उतरे, उनका स्थलीय निरीक्षण भी हम करेंगे और आज विकास भवन में एक विभाग का बिंदुवार समीक्षा भी करेंगे। झांसी जनपद को बुंदेलखंड का, पूरा प्रदेश का हमारा बहुत ही प्रमुख जिला है। इसको सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करेंगे और हर स्थिति में केंद्र प्रदेश की सारी योजनाएं यहाँ नंबर 1 पर लागू हो। जो डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, कहाँ धनराशि की और आवश्यकता है और कौन सी परियोजनाओं की आवश्यकता है, सभी परियोजनाओं की हम समीक्षा करेंगे और आवश्यकता अनुसार झांसी में सब कुछ लागू करेंगे। झांसी को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और जो भी कमियां होंगी उन्हें हम दूर करेंगे। और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा सरकार पर निशाना भी साधा है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा सरकार में गुंडे माफिया AK-47 लेकर दंगा फैलाते थे। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि सपा सरकार में नारा था कि खाली प्लॉट हमारा है। साथ ही अपराधियों को लेकर यह कहा कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी आज जान की वो भीख मांग रहे हैं। यह बदमाश खाली प्लॉट मकान दुकान अगर कहीं चौराहे पर पड़ा है तो सपा के लोग कब्जा करने का काम करते थे और उनका नारा रहता था कि समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लॉट हमारा। ये गुंडे माफिया जो आज अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक हो, आज पहली बार आपने देखा होगा जो माफिया AK-47 बंदूकें लेकर दंगे कराते थे आज भीड़ चेयर पर नजर आ रहे हैं, उनके मुंह में कानून का भय है। ये सरकार और वहीं शिवपाल यादव और बीजेपी विधायक में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। कोऑपरेटिव क्रय विक्रय संघ के चुनाव में आज नामांकन को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और सदर विधायक सरिता भदौरिया के बीच काफी नोकझोंक भी हुई है। देखिए, कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे, क्रय विक्रय और उसका संघ का आज नामांकन था। जबरदस्ती शिवपाल जी 5-6 लोगों को जिनके फर्जी प्रस्तावक और समर्थक थे लेके आए और अंदर घुस के हमारे 1-2 कार्यकर्ता थे उनको दबा के धमका के बाहर भगा के और जबरदस्ती उनका नामांकन करा दिया। मेरी तबीयत खराब थी, जब तक मुझे सूचना मिली मैं आई हूँ तब तक फर्जी तरीके से 4-5 लोगों का नामांकन उन्होंने कराया। मैं देखती हूँ किस तरीके से इस बात की शिकायत क्या अधिकारियों से की जाएगी? अभी जस्ट घटना है, देखते हैं। और वहीं संगम नगरी प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिक संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल होने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रयागराज पहुंचे हैं। मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिक संस्थान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिक संस्थान एक काफी पुराना प्रौद्योगिक संस्थान है और यहां से निकलने वाले लोग ये केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। भारत का नौजवान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर नए इनोवेशन, नए रिसर्च के माध्यम से देश और दुनिया के चुनौतियों का समाधान दे रहा है। मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट भी
जो वर्षों पुराना है। यहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थी जब यहाँ से उपाधि प्राप्त करके निकलेंगे तो उनकी शिक्षा, उनका सामर्थ्य, यहाँ के दिए गए प्रोफेसर को उनका ज्ञान अनुभव का लाभ उनको मिलेगा। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने रायबरेली के निजी स्कूल में शिरकत की है और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सपा और कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि हमारी सरकार ने लोगों के लिए काम किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति लाने का काम किया है। मैं समझता हूं कि अगर इस पृथ्वी पर देवदूत के रूप में कोई है जिसको सारे वेद पुराण 38 रामायण एक दृष्टिहीन होने के बाद भी जो उनको कंठस्थ है, जो अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं, जो किसी को भी अपनी जो उनकी विद्वता है उससे वो अवगत कराते हैं, चेतावनी देते हैं और उसके बाद वो अपने जो सनातन संस्कृति को पुष्ट करने की बातें हैं उनमें वो अपने पूजा पाठ में लगते हैं। ऐसी सनातनी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसा कहे तो मैं समझता हूं कि उसकी विद्वता पर मुझे शक होता है। और वे उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि ताजनगरी आगरा की दशकों पुरानी पेयजल समस्या का निराकरण पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ है और आज आगरा को 350 MLD गंगा जल ये मिल रहा है। आपको बता दें कि आगरा की प्यास बुझाने के लिए 185 करोड़ की लागत से परियोजना ये शुरू कराई गई थी। कुछ सालों पहले तक आगरा में पानी का ऐसा अभाव था कि आगरा एक पलायनवादी शहर बनता जा रहा था। यमुना से 100 क्यूसेक पानी मैक्सिमम जल संस्थान उठा पाता था और आगरे की डिमांड पब्लिक के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से 400 MLD पर डे थी। वो 100 MLD उठा पाता था। उसका स्थायी निदान जरूरी था। एक गंगा जल प्रोजेक्ट जो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था 2012 में पुनर्जीवित किया गया और 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के लिए इतिहास की वो तारीख बना जिस दिन मेरे नेता मोदी जी ने माननीय योगी जी की उपस्थिति में बटन दबाया और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई। और वे हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी अब पश्चिम बंगाल पर वो मूवी बना रहे हैं और उनका कहना है कि वे बांग्लादेश कट्टरपंथी संगठन रोहिंग्या मुसलमानों को बहुत बड़े स्तर पर पश्चिम बंगाल में बसाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को उन्हें अपना वोट बैंक बनाकर उनका आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम वो दिलवा रही हैं, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में खास करके बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाकर हिंदू उत्पीड़न ये किया जा रहा है। हमने पहली फिल्म बनाई थी राम की जन्मभूमि, उसमें बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ा था। हमको बड़े ऑफर भी हुए कि उस फिल्म को रिलीज ना करें। हमने जितना पैसा लगाया है उस पैसा उनको दे दिया जाए। 15 करोड़ रुपए तक का ऑफर हुआ था। मैंने उस बात की FIR थाना हुसैनगंज में करवाई। टाइगर मेमन का भाई था अब्दुल मेमन, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई और हमने फिल्म को रिलीज किया। इलेक्शन के पीरियड थे, कुछ टाइमिंग गलत थी और कुछ उन लोगों की साजिश थी जिसकी वजह से बहुत जगह रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन अच्छे थिएटरों में रिलीज हुई। आज भी वो नेट पे मौजूद है। इस वक्त बंगाल बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। बंगाल में जो घटनाएं घटी वो पूरी दुनिया को झंझोर देने वाली घटनाएं हैं। जो और वे डीजीपी बनने के बाद डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा का सबसे पहले अयोध्या पहुंचने पर उनका राम जन्मभूमि की सुरक्षा को लेकर उन्होंने जायजा लिया है और साथ ही डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि अयोध्या की सुरक्षा के लिए 77 करोड़ के उपकरण खरीदे जाएंगे। साथ ही डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि यूपी में अपराध कहीं भी सुरक्षित नहीं है, जेल हो या फिर बाहर जो अपराधी हैं वो सुरक्षित नहीं हैं और जेल के अंदर या फिर जेल के बाहर से कहीं से भी अपना गैंग संचालित वो नहीं कर पाएंगे।
उनके लिए हम अलग से जैसे जेड श्रेणी की हैं या डिफरेंट श्रेणी की हैं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल निर्धारित की है, उसके हिसाब से हम उस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और वीवीआईपी के साथ में हमारा फोकस जो आम जन है, आज हम लोगों ने काफ़ी टाइम जो मैप बन रहा है उस पर विकलांगों के लिए कैसी सुविधा होगी, विकलांग कैसे जीने पर चढ़ेंगे। और वहीं भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी समर सिंह को आज रिमांड मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब समर सिंह को 10 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, समर सिंह के अधिवक्ताओं द्वारा प्रार्थना पत्र उनके बेल पर दिया गया था। उस बेल का हम लोगों ने अप्रोच किया। हम लोगों ने कहा कंसर्न कोर्ट में, चूंकि 2 प्रार्थना पत्र हमारे विचाराधीन हैं, तो इन दोनों प्रार्थना पत्र के पर जो सुनवाई है उसके साथ ही इनके बेल की सुनवाई हो। तो हम लोगों ने कहा कि सोमवार को उसमें डेट निर्धारित है 2 प्रार्थना पत्र पर, उस पर डेट लगाई जाए। माननीय न्यायालय हम लोगों के बहस से संतुष्ट थी। माननीय न्यायालय के आदेश का इंतजार है। और वे किन्नरों के जीवन और उनकी उत्पत्ति से लोगों को रूबरू कराने के लिए धर्म नगरी वृंदावन में पहली बार किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने भागवत सप्ताह के जरिए भगवान की लीलाओं को भक्तों को सुनाया है। आपको बता दें कि इस भागवत सप्ताह में श्रद्धालुओं को किन्नर समाज के इतिहास से भी उन्हें रूबरू करवाया जा रहा है। ऐसा तो मैंने पुराना सोच के रखा था कि एक बार कहीं ना कहीं पहले तो किन्नरों को कथा सुनाना है, बराबर। इसी बीच में हमारा कोई ना कोई संवाद हो गया बीच में फेसबुक से, और बाद में तो मैंने सोचा कि हर बार हर साधु संतों महात्मा का या धर्मगुरु का सबका होता है भागवत, पर हर युग के अंदर किन्नरों का कोई ना कोई अनुदान है। किन्नरों का बहुत महत्व, हर एक हमारे रामायण युग देखो, कृष्ण युग, हर एक युग है, लेकिन कभी किसी ने इसके बारे में डिटेल में कहीं बताया नहीं। अभी अगर ये जानना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि किन्नर में कोई अगर ठीक से है कथाकार तो उनसे कथा करवानी चाहिए। हमारा तो उनसे मुलाकात हो गया, उसी दिन पहली 10 मिनट में हमने तय कर दिया कि हम आपकी कथा कराएंगे। और वो तो उन्होंने बोला वृंदावन ठीक रहेगा। मैं बोला चलो वृंदावन। तो वृंदावन में हमने एक कथा रखा और कुछ अलग जानने के लिए, और ये अपना मतलब के समझने लगे किन्नर क्या चीज़ है। हर जन्म के अंदर उन्होंने उनके हिसाब से तो बताया ही, और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो अभी उनके हिसाब से बताएंगे। कि मैं एक बात बताऊं, साईं बाबा, मैं अब उनके ही लोग, साईं के भक्त स्वयं कहते हैं, साईं ने कभी स्वयं अपने आप को भगवान नहीं माना है। साईं ने कहा है मैं सतगुरु साईं कह सकते हैं, मगर मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है ना। और गुरुओं में तो वैसे शक्तियां होती, जो सतगुरु होते हैं उनमें ऐसी कई प्रकार की शक्तियां होती है कि वो स्वयं भगवान का स्वरूप दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाते, बट साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं माना। और आज भी शिरडी में साईं बाबा को शिरडी के लोग भगवान नहीं कहते, सतगुरु साईं नाथ की जय कहते ना, कि नहीं कहते, ये सर। और लखनऊ से फैजुल्लागंज को जोड़ने के लिए गोमती पर बना पीपा पुल शुक्रवार को यह बैठ गया है। लीकेज से 3 पीपों में यह पानी भर गया, जिससे कि ऊपर के पटरे भी ये बैठ गए हैं। और जानकारी मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची है और पुल पर आवागमन फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये लखनऊ की राजधानी के पुराने लखनऊ पुल है, कि जो पुराने लखनऊ को नए लखनऊ से जोड़ने काम कर रहा है। ये पीपे वाला पुल लगातार 50 साल से यहाँ पे है, लेकिन बार बार गिर रहा है और इसमें खराब और क्षतिग्रस्त हो रहा है। लोग अपनी जान दांव पे लगा करके यहाँ पर निकलते हैं। मैं देख रहा हूँ जो इलाके के लोग रहने वाले हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। हाँ बताइए क्या दिक्कतें होती हैं। सर हम लोग इतना परेशान है, यहाँ से कुछ नहीं, कम से कम 20 साल से रह रहे हैं, पीछे रहते हैं वहाँ पे, 5 साल से पीछे रहे, लेकिन इतनी प्रॉब्लम हो रही है हर साल बरसात में बहुत दिक्कत होती है। अब इस समय कोई दुर्घटना घट जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा इसका। तो आप लोग सरकार मांग करी? सरकार से एप्लीकेशन दी गई, सब कुछ दिया गया, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, कभी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। आप बताइए, आप लोग क्या महसूस करती है जब निकलती हैं यहाँ से? सेम यही दिक्कत है, खतरा लगता है पुल पे गुजरने से? बहुत ज्यादा, पैदल तो चलने में बहुत ही ज्यादा डर लगता है। आप बताइए क्या है, कितने अर्से से पुल खराब है? ये काफ़ी समय हो गया, ये ऐसा होता रहता है, और काफ़ी समय बाद जब जैसे पानी का बहाव तेज होता है तो ये बह भी जाता है, जबकि इसको पक्का होना चाहिए, जिसके लिए दरख्वास्त कई लोगों ने कई सारे काम किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आधी रात में बंद हो जाता है रास्ता। अब आधी रात में ये होता है कि ये पुल डूब गया। ये कितने साल पुराना पुल है, जरा बताएं। ये सर जी अंग्रेजों के जमाने से लगा हुआ है पुल। अच्छा। और एक पुल यहाँ पे जज्जड़ होके वो पड़ा हुआ है। हाँ। ये दूसरा पुल लक्ष्मण मेला से लाया गया था, ये भी जज्जड़ के हालत में हो गया है।
नगर प्रशासन पे कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई इसमें पटरी नहीं मंगाया, कोई काम नहीं किया है। आप लोग अब क्या कर रहे हैं इसको पुल को? इसको सर हम लोग खुद ही पानी निकाल रहे हैं। कुछ नगर निगम के लोग आए थे रात में, सुबह भी आए थे जय भाई, तो सब लोग जुट के इसका पानी निकाला गया, एक पीपा खाली कर दिया गया। तो क्या पुल बहाल हो जाएगा, काम करने लगेगा? जी सर, काम तो करने लगेगा, मगर ये जज्जल पीपे नहीं सुधराए गए तो कोई ना कोई दुर्घटना भी हो सकती है रात बिरात, ये फिर मतलब बैठ सकता है। ठीक। और तो ये कुल मिला के यहाँ के लोगों का कहना है कि अपनी जान जोखिम में दांव लगा करके और इस पुल से गुजर रहे हैं। और पीपे के पुल में आशीष से कहूँगा दिखाएं क्या हालत है इनकी। ये लगातार जर्जर हो चुके हैं, करीब 5 दशक पुराने हैं पीपे के पुल बने हुए। तो अब इसका पानी निकालने का काम नगर निगम करा रहा है। अब जो पानी चला गया है पीपे के अंदर, उसको निकाल करके इस पुल को हल्का करेंगे और उसके बाद की जा रही है कि ये पुल चालू होगा। लेकिन पुल की हालत इतनी जर्जर है कि अगर ये रिप्लेस न किया गया तो इससे लोगों को और जो खतरा हो सकता है, और बारिश के दौरान लोग यहाँ से गुजरना मुश्किल हो रहा है। अभी क्षेत्रीय वासियों ने बताया कि ये पुल जो है बारिश में 4 महीने बंद कर दिया जाता है, जिससे उनको 500 मीटर की दूरी तय करने के लिए करीब 8 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है और तब वो अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। अब देखना ये है कि विकास के दावे करने वाली सरकार ये पुल कब तक ठीक कर पाती है और यहाँ के लाखों लोगों को कब तक राहत मिल सकती है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं कोविड के लगातार बढ़ते केसों को देखते हुए अब सरकार और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। दिन प्रतिदिन कोविड के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन यह करवाया जाएगा और सरकार इस पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है। कोविड के मामलों में जो भी हमारे गाइडलाइंस हैं, उन सभी गाइडलाइंसों का हम पालन करेंगे और उस पर हमारी सख्त नज़र है। लगातार उसकी मैं स्वयं भी समीक्षा कर रहा हूँ, हमारा स्वास्थ्य विभाग भी देख रहा है और जो भी जरूरी जब जब कदम उठाने होंगे उस पर उठाएंगे। और वहीं 14 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं और इसी क्रम में मंत्री गणेश जोशी ने निर्माणाधीन स्मारक का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द ही निर्माण पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, आज मैंने इसी के उसमें मैंने बैठक ली थी और मैंने कहा था कि कार्यक्रम जो है उनकी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए और उनकी गरिमा के अनुरूप भी कार्यक्रम यहाँ पर होगा। और भगवानपुर से वरिष्ठ बसपा नेता सुबोध राकेश ने आज नगर पंचायत कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सुबोध राकेश ने बीजेपी नेताओं पर जमकर आरोप भी लगाए हैं और बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं जैसे लोग बीजेपी को डुबोने का ही काम कर रहे हैं। हल्द्वानी जेल में 44 कैदी HIV संक्रमित ये पाए गए हैं, जिनमें से एक महिला कैदी भी इसमें शामिल है, जिसके बाद अब जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इन सभी कैदियों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और इसके साथ ही जेल में HIV संक्रमित कैदियों की संख्या ये लगातार बढ़ती जा रही है। जेल में एक्चुअल में हमारे ART सेंटर से जो टीम है वो महीने में 2 बार वहाँ पे जाती है। हमारे काउंसलर जाते हैं, लैब टेक्नीशियन जाते हैं, जो वहाँ पे कैदियों को स्क्रीनिंग करते हैं। जो पॉजिटिव आते हैं उनको वहीं पे समुचित इलाज और काउंसलिंग की जाती है उनकी। तो हमारा एक रूटीन प्रोसेस है। वहाँ जो जिस मरीज को भर्ती होने की जरूरत है उसको वहाँ के जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर हैं वो रेफर करते हैं, उनको एडमिट किया जाके एडमिट करके उनका इलाज किया जाता है। रूटीनली वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, ट्रीटमेंट उनका वहीं पे स्टार्ट कर दिया जाता है। जेल के अंदर ही टीम यहाँ से जाती है हमारे पास ART सेंटर से। तो एक मेले में तैयारी है। और वहीं 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने कमर कस ली है। CM धामी ने सभी अधिकारियों को समय से तैयारियां पूरी करने के इंस्ट्रक्शन दिए और इसके बाद ही अधिकारियों की एक्टिविटी अब तेज हो गई है। हमने यमुनोत्री पैदल माँ का निरीक्षण किया, तो जहाँ पे भी जो अभी कमियां हैं उन सभी को ठीक करने के लिए एक्शन PWD को बोल दिया गया है। और जहाँ पे फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट ने थोड़ा बहुत अभी उनका भी वैसे तो हो ही रखा है, पर जो कमियां हैं वो भी दूर कर देंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियों के अंतर्गत आज जानकी चट्टी और यमुनोत्री के पैदल मार्ग का निरीक्षण किया गया है। जो कार्य गतिमान है उनका भी निरीक्षण किया गया है और कार्यों को, चूँकि यात्रा प्रारंभ होने में बहुत कम समय बचा है, तो तेज़ी से पूरा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।